चंडीगढ़ की 3 लड़कियों की कहानी। एक दिन अचानक मर्डर अटेम्प्ट केस में तीनों लड़कियां फंस जाती हैं। फिर कोर्ट केस होता है। उन लड़कियों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कौन है वो तीनों लड़कियां? मर्डर किसने किया? क्या लड़कियां बेकसूर थी? क्या है ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है चंडीगढ़ के पंचकुला सिटी की सेक्टर 10 के दीपाली मेंशन के 5वें मंजिल पर 3 लड़कियां रहती हैं। तीनों में से एक लड़की कम और औरत ज्यादा लगती थी। शायद उसको उसके पति ने छोड़ दिया था। लगभग 40 के आसपास की होगी। तीनों के राज्य अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी सभी बोल लेती हैं। चलो आपको तीनों से परिचय करवाता हूँ। सबसे बड़ी, जो 40 साल की है, नाम है चित्रलेखा। पढ़ना लिखना ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन दुनियादारी की समझ पूरी रखती हैं। इसलिए तो साउथ इंडिया से चंडीगढ़ में आकर बस गई। किसी के कहने पर कपड़े सिलाई, क्लोथ स्यूइंग के काम में लग गई। दूसरी, जो 23 से 24 की होंगी, नाम है सुमा, डांसर और ट्रेनर है। बच्चों को नाचना सिखाती हैं और खुद भी बड़े बड़े पार्टियों में अपना डांस ऑडिशन देती रहती हैं। वैसे सुमा चंडीगढ़ की ही है, लेकिन रहती घर से दूर है। तीसरा किरदार डिमी, जो कि असम की है। डिमी को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बोल लेती है। डिमी मेकअप आर्टिस्ट है। डिमी सबसे छोटी है। चित्रलेखा तो सबसे बड़ी है। बस अपने जीवन को ढंग से चलाने और अपने पेरेंट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से इतना दूर रहती है। सुमा को भी कम दुख नहीं है। किराए के पैसे और घर खर्चों को बचाने के लिए शेयर रूम में रहती हैं। हालांकि सुमा और डिमी सपने बड़े रखती हैं, लेकिन अभी तो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं। पूरे बाजार में जब तीनों एक साथ जाती हैं, तो तीनों का दिमाग एक ही विचार पर काम करता है। जितना हो सके उतना कम खर्च करो, जितना बचा सको उतना बचाओ। मतलब जो मन में आए उसको खरीदने की हिम्मत कभी नहीं करते। इस दुखमय भरी जिंदगी में कोई उनका सग्गा नहीं था, सिवाय तीनों के तीनों शाम को साथ में बैठकर अपने दुख को दबाकर खुशी के पल जीते। फिर एक दिन ऐसा आया। आज शाम को सुमा का पब में डांस ऑडिशन है। सुमा ने डिमी और चित्रलेखा को भी इनवाइट किया। आज से पहले तीनों ने कभी भी शराब नहीं पी थी और न ही आज पीने वाली है। बस सुमा को पेमेंट मिलते ही वो तीनों यहाँ से निकलने वाली है। तभी सुमा को अपने फोन पर मैसेज आता है कि योर पेमेंट विल बी पेड बाय विराज। सुमा को समझ नहीं आता है कि ये विराज कौन है। सुमा ने पब मैनेजर को कॉल लगाया। तब बताया कि ब्लैक ब्लेजर में लॉन्ग सेव वाला लड़का उसको पेमेंट करेगा। उसने अभी अभी मैनेजर से कहा। सुमा ओके कहकर फोन को रख देती है। विराज और उसका फ्रेंड ग्रुप कुल मिलाकर 5 लोग एक साथ बैठे थे। काफी समय हो गया था। सुमा उस विराज का इंतजार करती रही। बहुत समय बाद सुमा को उठकर विराज के पास जाना पड़ा। सर, मेरा पेमेंट। विराज ने अभी बहुत शराब नहीं पी थी। उसने सुमा को बैठाने के लिए चेयर आगे कर दी। सुमा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बैठ गई। कुछ समय के बाद सुमा बोली, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वापस बैठती हूँ। आप मुझे वहीं पर मेरा पेमेंट दे दीजिएगा। विराज ने उसके फ्रेंड्स को भी बुलाने को कहा। डिमी और चित्रलेखा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सुमा को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसके साथ आकर बैठ गई। तीनों चुपचाप बैठी रही। विराज उनके साथ अच्छे से पेश आया। तीनों के साथ बातें करने लगा। अब डिमी, चित्रलेखा को थोड़ा रिलैक्स होने लगा कि ये तो अच्छा लड़का है, और वो भी बातों बातों में उनके साथ मजाक करने लगी। विराज ने उनसे कहा, क्या तुम ड्रिंक्स लेती हो?
सुमा ने जवाब दिया, वैसे हम लेते तो नहीं है, लेकिन कोई पूछता है तो उसे मना भी नहीं करते हैं। तीनों ने थोड़ी थोड़ी शराब ली। शराब की बोतल पूरी खली हो गई थी, इसलिए विराज ने डिमी से दूसरी बोतल से ड्रिंक्स लाने को कहा। डिमी ने ऐसा ही किया। अब मस्ती थोड़ी बढ़ने लगी। एक दूसरे के हाथ टच होने लगे। डिमी ने पहले कभी शराब पिया नहीं, उसको कुछ वोमिटिंग सी होने लगी। चित्रलेखा उसको लेकर वॉशरूम जाने लगी। तभी विराज के दोस्त ने कहा, मैडम आप बैठें, मैं लेकर जाता हूँ। विराज का दोस्त डिमी को वॉशरूम के अंदर लेकर गया। डिमी ने वॉशरूम के अंदर जाते ही उसका दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पीछे से विराज के दोस्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे को बंद करने की आवाज डिमी ने सुन लिया। डिमी ने चित्रलेखा को मैसेज किया, तो चित्रलेखा तुरंत उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इधर पीछे सुमा को पेमेंट का कहकर विराज उसको अपने कमरे के अंदर ले गया और सुमा के साथ गलत व्यवहार करने लगा। सुमा के मना करने के बावजूद भी विराज नहीं रुका। सुमा को कोई ऑप्शन नहीं दिखा और उसने एक कांच की बोतल को उठाकर उसके भौंहे की साइड दे मारा। विराज का काफी खून बह रहा था। सुमा डर गई थी और वहां से भाग गई। दूसरी तरफ चित्रलेखा डिमी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देख रही थी। उसको दरवाजे की थप थप की आवाज आई। चित्रलेखा किसी तरह से डिमी को लेकर बाहर आई। जैसे ही तीनों बाहर आई, वहां से भाग निकली। आगे की कहानी में आप जानेंगे कि विराज कौन है, विराज सुमा से अपना बदला कैसे लेता है, पुलिस इस केस को कैसे हैंडल करती है और फिर कोर्ट में क्या होता है। विराज को खून से लथपथ देखकर उसके दोस्त पहले तो घबरा गए, फिर उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। उनमें से एक दोस्त ने उन तीनों लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तीनों भाग चुकी थी। सब कुछ छोड़कर विराज को हॉस्पिटल लेकर गए। केस सीरियस था। विराज के ताऊजी का नाम सुनकर डॉक्टर ने तुरंत उसको एडमिट कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। विराज चंडीगढ़ के शहर के एक पॉलिटिकल लीडर सुभाष राव का भतीजा है। जिस पब में सुमा ने डांस किया था, उसके जैसे 5 पब और चलते हैं। 2 दिन तक विराज की कोई जानकारी नहीं मिलने पर सुभाष राव ने विराज को फोन लगाया। उसके दोस्त ने फोन उठाया। विराज के दोस्त ने ऐसे ही झूठ बोल दिया, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अभी सब कुछ ठीक है। सुभाष राव ने जल्द ही विराज को मिलने के लिए बुलाया। भौंहे की तरफ चोट लगने के कारण विराज की एक आंख ढंग से खुल नहीं पा रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसकी आंख को पूरी पट्टी से ढक दी थी। विराज के दोस्त ने बताया कि वो एक लड़की थी। ताऊजी ने विराज को डांटते हुए, तुम एक लड़की से मार खाकर आ गए, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा ताऊ तुमको हारते हुए नहीं देख सकता और एक लड़की से कभी नहीं। बदला लो। ताऊजी की बातों से विराज गुस्से से भर गया और उसने मैनेजर से उस सुमा का नंबर मंगवाया। विराज के दोस्त सुमा को तंग करने लगे, धमकियां देने लगे। सुमा से मांग की कि तुम एक बार विराज के पास आकर उसको सॉरी बोल दो, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी गलती मानकर वापस चली जाना। सुमा ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपने काम में लगी रही। कुछ दिन बाद विराज के दोस्तों ने वापस फोन किया और एसिड फेंकने की धमकी दी। अब की बार सुमा गुस्से से भर गई और उसने खूब गालियों के साथ फोन को कट कर दिया। विराज ने किसी तरह से सुमा का एड्रेस निकाल दिया और मेंशन के ओनर को तंग करने लगे, तुम उन तीनों लड़कियों को घर से बाहर निकल दो, नहीं तो फिर। इस तरह की धमकियां देने लगे। ओनर ने चित्रलेखा से कहा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो आकर मुझे बोलना। चित्रलेखा ने थोड़ी स्माइल के साथ हाँ भर दी। फिर एक दिन
विराज और उसके दोस्त एक गाड़ी लेकर आए और सुमा को किडनैप कर लिया। किडनैप करते हुए एक बूढ़े अंकल ने देख लिया, जो कि एक वकील के घर पर काम करता था। उसने जल्दी से वकील को फोन लगाया। वकील जल्दी से अपनी कार निकालकर सुमा को ढूंढने गया, लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। सुमा को कार में खूब डराकर धमकाकर माफी मंगवाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। किसी तरह से वह कार निकलकर बाहर कूद गई। सुमा गुमसुम उदास सी मुंह लटकाकर घर आई। चित्रलेखा ने उससे बात करने की कोशिश की। सुमा कुछ नहीं बोली। सुमा रोने लगी। चित्रा ने उसको गले से लगा लिया। सुमा के चुप होने पर चित्रा ने वापस उसको पूछा, क्या बात है? तब सुमा ने उसको सब कुछ बता दिया। पब के उस दिन के बाद से वह लड़का हमेशा मुझे तंग करता है। आज तो हद हो गई, मुझे पकड़ कर ले गया। मैं किसी तरह से जान बचाकर भागी हूँ। चित्रलेखा सुमा को पुलिस स्टेशन लेकर गई। सुमा ने पुलिस को सारी घटना सुनाई। पुलिस ने मैडम के लिए चाय का ऑर्डर देकर कहने लगा, मैडम देखिए, अगर मैं आपकी एफआईआर दर्ज करता हूँ और सामने वाले को अरेस्ट भी कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर उस लड़के ने आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया तो फिर आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस लग जाएगा और फिर आपके लिए बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। आप एफआईआर के चक्कर में मत पड़ो, हम उसको ऐसे ही फोन करके धमका देते हैं, फिर नहीं करेगा आपको तंग वंग। क्या कहती हैं आप? सुमा को पुलिस की बात ठीक लगी, लेकिन चित्रलेखा नहीं मानी। चित्रलेखा उसकी जेल चाहती थी, उसको सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने फिर से समझाया, देखिए मैडम, अगर केस फाइल हो भी गया तो आपको रोज रोज यहाँ और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और आप मुझे इतनी अमीर भी नहीं लगती आप इन खर्चों को झेल पाएंगी। सुमा पुलिस से सहमत हो जाती है। चित्रा भी कुछ नहीं कहती है। दोनों वापस घर लौट जाती हैं। पुलिस ने विराज को फोन लगाकर सारी बात बताई। विराज ने ताऊजी को सारी बात बताई। सुभाष राव ने पुलिस को फोन लगाकर कहा कि उस लड़की के खिलाफ एक फिर लिख दो और यह लिख देना कि उसने मर्डर करने को कोशिश की। पुलिस समझ गया था। लेडीज कांस्टेबल को बुलाकर सुमा को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने सुमा को गिरफ्तार कर लिया। चित्रा और डिमी समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। सबसे पहले तो वो दोनों भागकर सुमा के पास गई। चित्रलेखा ने उस इंस्पेक्टर से मिलने की कोशिश की, पूरा दिन इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। चित्रा को शक होने लगा कि अब मुसीबतें बढ़ने वाली है। किसी कांस्टेबल ने सलाह दी कि जाओ पहले अपने वकील को लेकर आओ, मर्डर का केस है, ऐसे ही बेल नहीं मिलेगी। चित्रा और डिमी दोनों कोर्ट पहुंची। सभी वकीलों से बारी बारी से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी सुभाष राव के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक प्रयास करने पर एक वकील ने हाँ भरी। वकील ने पहले एडवांस का तौर पर 5,000 मांगे। चित्रा ने पकड़ा दिए। वकील कुछ देर तक इंतजार करने को कहकर कोर्ट के अंदर चला गया। तभी एक आदमी आता है और डिमी के हाथ में एक पर्ची थमा देता है। चित्रा और डिमी जैसे ही उस पर्ची को खोलती हैं, हैरान रह जाती हैं। आखिर उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? और वह व्यक्ति कौन था जिसने डिमी के हाथ में पर्ची थमाई? क्या चित्रा और डिमी सुमा को जेल से छुड़ा पाएंगी? सुमा ने जैसे ही पर्ची को खोला, उसमें लिखा पाया कि यहाँ पर कोई भी वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। सारे वकील सुभाष राव के ही चमचे हैं। ये सब तुमसे पैसे लेकर वापस मुंह भी नहीं दिखाएंगे। सुभाष राव के खिलाफ केवल एक आदमी ही केस लड़ सकता है, सुब्बा राव। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने को केस नहीं लड़ा। तुम उनके पास जाकर सहायता मांग सकती हो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो, बस इतना जान लो कि मैं सुभाष राव का अभागा दुश्मन हूँ।
जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। डिमी ने चित्रा को कहा, मैं जानती हूँ इस पर्ची में किस वकील की बात हो रही है। मुझे इनका एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन ये हमेशा पार्क के घंटों तक बैठे रहते हैं। चित्रलेखा और डिमी अपने घर चली आई और अगले दिन गार्डन में सुब्बा राव वकील से मिलने की कोशिश की। चित्रा ने वकील को पहचान लिया और उनको नमस्कार किया, लेकिन सुब्बा राव ने कोई जवाब नहीं दिया। चित्रा ने डिमी की तरफ देखा और वापस पूछा, क्या आप हमारा केस लड़ेंगे? हमारी सहेली के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमको किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। सुब्बा राव एक शब्द बोले बिना वहां से उठकर चल दिए। डिमी और चित्रलेखा उनके पीछे पीछे चलने लगी और रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन सुब्बा राव ने एक नहीं सुनी। दोनों पीछे पीछे उनके घर तक चली गई। सुब्बा राव ने तंग आकर कह दिया, कल सारी डिटेल्स लेकर आना, मैं देखता हूँ। इतना कहने पर सुब्बा राव का नौकर उनको बाहर तक छोड़ने को आया। आप भाग्यशाली हैं। साहब ने पिछले 10 सालों से कोई केस नहीं लड़ा है। तुम देखना मेरे साहब ये केस जरूर जीतेंगे। साहब जिस केस को हाथ में लेते हैं उसको कभी हारते नहीं हैं। अब तुम दोनों जाओ। सुब्बा राव के कहने पर चित्रा के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी लेकर आई। सारी इंफॉर्मेशन को लेकर सुब्बा राव अपनी लाइब्रेरी में चले गए, जहां पर वर्षों पुरानी धूल जमी थी। सुब्बा राव ने किताबें निकाली और पढ़नी शुरू कर दी। अगले दिन पहली सुनवाई थी। सभी कोर्ट में हाजिर होते हैं। जज, कार्यवाही शुरू की जाए। विराज का वकील, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक बेहद सीधे साधे इंसान है और ये लड़की सुमा बड़ी आसानी से मेरे क्लाइंट को अपने रंग जाल में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती थी। जब मेरे क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो मर्डर करने की कोशिश की और मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं आपसे दरख्त करूंगा कि एमएस सुमा के ऊपर वेश्या का आरोप लगाया जाए और मर्डर करने के जुर्म में इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। जज, मिस सुमा की तरफ से। सुब्बा राव, योर होनर। मेरी क्लाइंट मिस सुमा एक डांसर है। उस रात को मेरी क्लाइंट का होलीनाइट पब में डांस ऑडिशन था। मी विराज पेमेंट देने के बहाने सुमा को कमरे में लेकर गया और जबरदस्ती की। मेरी क्लाइंट के मना करने के बावजूद भी उसने जबरदस्ती की, तब मजबूरन मेरी क्लाइंट को खुद को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आईपीसी 376 511 के तहत मी विराज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। यस, विराज लॉयर। योर होनर, इस बात को नोट किया जाए जिस रात ये इंसिडेंट हुई उस रात मिस सुमा ने शराब पी थी, और तो और इसकी दोस्त जिसका नाम मिस डिमी है, उसने खुद अपने हाथों से शराब की ड्रिंक बनाकर विराज और उनके दोस्तों पिलाई। माय लॉर्ड, ये साफ संकेत है कि पैसों के लालच में मेरे क्लाइंट को फंसाकर उनसे पैसे हड़पने की साजिश है, और जब मेरे क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर जानलेवा हमला किया। इन तीनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड। सुब्बा राव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो माय लॉर्ड, योर हॉनर। सीसीटीवी की फुटेज से साफ है कि मिस सुमा और उनकी सहेली मिस डिमी भी विराज के दोस्त को कमरे के अंदर लेकर गई। जब कुछ काम नहीं बना तो वहां से भाग निकली। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मिस सुमा को मर्डर और दोनों को कारावास की सख्त सजा होनी चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड। सुब्बा राव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो माय लॉर्ड। आगे की कार्यवाही अगले सप्ताह की जाएगी। सुब्बा राव अपने केस को मजबूत करने के लिए सबूत इकट्ठे करते हैं। उधर विराज के पक्ष का वकील सुभाष राव को दिलासा दिलाता है
कि ये केस हम ही जीतेंगे। अगले सप्ताह सभी कोर्ट में हाजिर होते हैं। जज कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीमान सुब्बराव जी, पहले आप अपना पक्ष रखिए। योर हॉनर, सबसे पहले मैं मिस विराज को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। जज, इजाजत है। तो मिस्टर विराज, उस रात ऐसा क्या हुआ कि मिस सुमा को आपके ऊपर हमला करना पड़ा? विराज, उस रात हम सभी दोस्त पार्टी में थे। मैंने पेमेंट के लिए सुमा को बुलाया था, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसने शराब पीने लगी। सुब्बा राव, शराब तो आपने भी पी रखी थी, माई राइट? विराज, जी सर। शराब पीकर वो मुझसे हंसकर बातें करने लगी और टच करने लगी। सुब्बा राव, टच का मतलब मैं क्या समझूं? विराज, वो मुझे उकसा रही थी। सुब्बा राव, लेकिन पहले कमरे में तो आप गए। विराज, पहले उसने मुझे हिंट दिए। सुब्बा राव, माय लॉर्ड, एक बात को नोटिस किया जाए। जब जब कोई लड़की खुलकर बात करती है या किसी को नेचुरली टच करती है, इसका मतलब वो किसी को गलत काम के लिए आमंत्रित करती है। मिस विराज, आप जा सकते हैं। सुब्बा राव, माय लॉर्ड, मैं मेरी क्लाइंट से पूछताछ की इजाजत चाहूंगा। जज, इजाजत है। सुब्बा राव, मिस सुमा, आप बताइए उस रात क्या हुआ था? सुमा, जज साहब, उस रात मैं मेरा पेमेंट मांगने के लिए वहां गई थी, लेकिन इन्होंने बैठने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर जब बातचीत हुई तो हमने भी थोड़ा खुलकर बात करना शुरू कर दिया। हमने शराब पी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ही है कि हम अपनी इज्जत दांव पर लगाएं। जब शराब खत्म हो गई तो मेरी दोस्त से कहकर शराब मंगवाई। फिर जब डिमी को वोमिटिंग हुई तो विराज का दोस्त उसको कमरे में लेकर गया और पीछे विराज मुझे पेमेंट का कहकर कमरे में लेकर गया और मेरे साथ। सुब्बा राव, अच्छा, आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? सुमा, हम गए थे लेकिन पुलिस ने लिखने से मना कर दिया। हमको बातों में उलझाकर वापस भेज दिया। सुब्बा राव, अब आप जा सकती हैं। योर होनर, अब मैं आपके सामने मिस्टर विराज की तरफ से लिखाई गई एफआईआर को पेश करना चाहूंगा। माय लॉर्ड, इस एफआईआर से साफ साबित होता है कि ये एफआईआर केवल किसी अक्यूज को छुपाने के लिए लिखी गई है। इस एफआईआर के ऊपर एक और एफआईआर लिखी गई है जो किसी पर्स चोरी की है। पूरे 1.5 पेज में लिखी गई, जबकि ये फिर मात्र 5 लाइनों में, जो कि इतना सस्पेक्ट केस है। इन सबूतों से साफ साबित होता है कि पुलिस भी विराज के साथ मिली हुई है। इन सबूतों के आधार पर आप अपना फैसला सुनाइए। जज, तमाम सबूतों और गवाहों और दोनों पक्षों को भली भांति सुनने के पश्चात यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि मिस्टर विराज ने मिस सुमा के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। मिस सुमा ने अपने आप को बचने के लिए उसके ऊपर वार किया, जो कि वैध है। मिस्टर विराज के बयानों से साफ साबित होता है कि उन्होंने सुमा को कमरे में ले जाने के लिए शराब पिलाई। कोई लड़की हंसकर या खुलकर बात करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को उकसा रही है। मिस्टर विराज को यह कोर्ट दोषी ठहरते हुए एक लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी 376 511 के तहत 7 साल की सजा सुनती है। द कोर्ट इज एडजर्नड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।